तो मैसिव डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स ग्रेटिया विल स्ट्रेन फाइनेंसेस। तो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट ने कई सारे जो है कोविड से जो इम्पैक्टेड लोग हैं उनको हेल्प करने का या फिर इंश्योरेंस देने का, और बहुत सारे ऐसे प्रोविजंस लाए गए हैं जो ऑर्फन चिल्ड्रन है उनको हेल्प करने की बात की गई है। एंड रिमेंबर इट इज अ वेरी चैलेंजिंग सिचुएशन, क्योंकि ये वन इन अ सेंचुरी क्राइसिस है जो हम देख रहे हैं। वी ऑल आर सिटिंग एट आवर होम। तो इसमें सुप्रीम कोर्ट में लोग गए, उन्होंने कहा कि भी सेंटर एंड स्टेट को और पैसा देना चाहिए एक्स ग्रेटिया के फॉर्म में, बिकॉज एक डिजास्टर है एंड पीपल शुड बी गिवन दैट हेल्प। गवर्नमेंट ने मना कर दिया। सेंट्रल गवर्नमेंट ने कहा कि भी हम देना चाहते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम इन द इंटेंट, हमारे इंटेंट में, हमारी इच्छा शक्ति में कमी नहीं है, हमारे प्रॉब्लम हमारे फाइनेंसेस का है, क्योंकि ये वन टाइम एड या हेल्प नहीं है। कोविड 19 पैंडेमिक इज वन टाइम डिजास्टर नहीं है, ये डिजास्टर ऐसा है जो मल्टीपल लेवल्स पर पिछले 15 महीनों में 16 महीने में देखने को मिला है। फर्स्ट वेव आई, सेकंड वेव आई, थर्ड आ रही है, उसकी भी आप प्रिपरेशन कर रहे हो। सो स्टेट फाइनेंसेस हेवीली इंपैक्ट हुए हैं, और उनको तो सेंट्रल गवर्नमेंट का ये कहना है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई आप इनको एड दो 4 लाख। आपने जो कुछ लोगों ने कहा कि 4 लाख का एक अमाउंट जो है जो भी इंपैक्टेड है कोविड से, जो जिनके फैमिली में डेथ हुई है, उनको मिलना चाहिए। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हमको ब्रॉडर अप्रोच की जरूरत है। एक वन टाइम आपने हेल्प कह दिया कि भी हम दे दिया तो उससे इनफ नहीं होगा। एंड दैट इज वेयर बहुत सारे प्रोविजन स्टेट गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट ने किए हैं, यूपी गवर्नमेंट ने किए हैं, हर स्टेट ने किए हैं। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अपनी तरफ से वेलफेयर के प्रोविजंस किए हैं, बच्चों को 18 के बाद उनको एजुकेशन फ्री कर दिया है कई स्टेट्स में। तो ये सब चीजें हुई हैं, लेकिन गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या है या उसके पीछे व्हाट इज द लॉजिक? तो गवर्नमेंट रिस्पॉन्ड टू द पिटिशन इन द सुप्रीम कोर्ट कि आप 4 लाख का कॉम्पनसेशन पे करिए टू फैमिलीज ऑफ कोविड 19 विक्टिम। गवर्नमेंट का ये कहना है दैट कोविड 19 वन टाइम डिजास्टर नहीं है, रादर इट इज अ डिजास्टर विच इज कैरिंग ऑन सिंस टाइम, और हमें आगे भी नहीं पता ही कब ये डिजास्टर ओवर होगा। तो हमें एक ब्रॉडर अप्रोच की जरूरत है, एंड दैट ब्रॉडर अप्रोच शुड सेट मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ रिलीफ, जो पब्लिक हेल्थ इंटरवेंशन में हो, या आप हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को अच्छे करिए तो ऑटोमेटिकली पीपल उस पर डिपेंड होंगे तो उनको हेल्प मिलेगा। सोशल प्रोटेक्शन यानी किसी तरह से पेंशन हो गया या किसी तरह का हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, तो ये सोशल प्रोटेक्शन आप दे रहे हो। एंड इकोनॉमिक रिकवरी ऑफ द अफेक्टेड कम्युनिटी, या जो लोग भी इंपैक्ट हुए हैं उनकी इकोनॉमिक रिवाइवल कैसे हो। तो इट शुड नॉट बी कि हमने 1 लाख रुपए 4 लाख रुपए दे दिया एंड काम खत्म हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी शुड फोकस ऑन मल्टीपल लेवल्स, एक मल्टीडिसिप्लिनरी जो है सपोर्ट और हेल्प मिलना चाहिए। Its argument that massive distribution of compensation would dry up financial resources of center and state। उनका ये कहना है कि भाई हम इतना सारा अगर पैसा देते हैं, अब मान लीजिए 1 करोड़ 2 करोड़ लोग कोविड से इंपैक्ट हुए हैं, डेथ्स लैक्स में हुई है, 4 लाख डेथ्स हो चुकी हैं। तो उन 4 लाख डेथ्स जो ऑफिशियल हैं, नॉन ऑफिशियली बहुत सारी होंगी, बिकॉज इट इज, तो अगर ऑफिशियल डेथ को आप सबको 4-4 लाख रुपए देंगे तो उतना पैसा कहां से आएगा? वेयर विल द रेवेन्यू कम फ्रॉम? गवर्नमेंट का ये कहना है कि भी इतना रिसोर्सेज अगर हम करेंगे तो सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट के जो फाइनेंसेस हैं वो ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं, पैसा आ नहीं रहा है, बिजनेस इकोनॉमी इज डाउन एंड देयर इज सिवियर स्ट्रेन ड्यू टू रिडक्शन इन द टैक्स रेवेन्यूज एंड इंक्रीज इन हेल्थ एक्सपेंसेस। तो हेल्थ एक्सपेंसेस बढ़ गए हैं, टैक्स रेवेन्यूज गवर्नमेंट के कम हुए हैं, तो उससे फाइनेंसेस जो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के वो हेवीली इंपैक्ट हुए हैं। और अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो जो स्टेट के डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड है, होता क्या है, डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत जो है कुछ डिजास्टर फंड्स हम लोग अलग से एलोकेट करते हैं हर बजट में। सो उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट को मिलता है, स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी बजटिंग होती है। तो वो जो फंड होता है वो एक तरह से सिक्योरिटी फंड है, या फिर अलग से आप फंड को यूज करते हो, ईयरमार्क रहता है जिसको आप यूज कर सकते हो। तो उनका कहना है कि अगर हम स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फंड से वन टाइम एक्स ग्रेट या अगर कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हैं तो हमको फ्यूचर के जो भी डिजास्टर्स हैं, साइक्लोन हो गया, फ्लड्स हो गया, उसके लिए हमारे पास रिसोर्सेज नहीं रहेंगे। दूसरा, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज ओपिन्ड, उनका ये कहना है दैट एक्स ग्रेटिया कॉम्पनसेशन फॉर वन डिजीज व्हाइल डिनाइंग इट फॉर दोज अकाउंटिंग फॉर लार्जर शेयर ऑफ मोर्टेलिटी वुड नॉट बी फेयर। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर का ये कहना है कि हम अगर किसी चीज का कॉम्पनसेशन प्रोवाइड करते हैं एक डिजीज के लिए, कोविड से डिजीज हुई है और कोविड से इम्पैक्ट हुए हैं, तो एक डिजीज के लिए अगर हम ग्रांट देते हैं तो ऐसी बहुत सारे डिजीजेस हैं जिससे लोगों की डेथ हो रही है, मोर्टेलिटी हो रही है, तो उनको तो हम नहीं दे पा रहे हैं, तो दैट वुड नॉट बी फेयर। ठीक है, ये फेयर नहीं होगा, ऐसा ओपिनियन है। इसको हम कंटेस्ट कर सकते हैं। हम जो कंटेस्ट कर सकते हैं कि भाई किसी को कोविड होता है तो कई बार किसी की गलती नहीं है, देखा जाए तो कोई भी डिजीज हो तो मे बी स्टेट की वो फेलियर को कहीं ना कहीं वो शो करता है, लेकिन गवर्नमेंट का भी कहना सही है कि उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। सेक्शन 12 ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट 2005 में मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ के प्रोविजंस ऑलरेडी हैं,
सो एनडीए में हैज रिकमेंडेड गाइडलाइंस फॉर मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ रिलीफ, और वो क्या क्या है? पहला कि जो लोग भी अफेक्टेड लोग हैं उनको आप हेल्प प्रोवाइड करिए इन फॉर्म ऑफ शेल्टर, फूड, ड्रिंकिंग वाटर, मेडिकल कवर, सैनिटेशन। स्पेशल प्रोविजन शुड बी मेड फॉर विडोज एंड ऑर्फन्स, इनके लिए आपको स्पेशल प्रोविजंस करने चाहिए। और एक्स ग्रेटिया कॉम्पनसेशन भी प्रोवाइड करना चाहिए अगर लॉस ऑफ लाइफ है या फिर डैमेज टू हाउस है, और या फिर आपको लाइवलीहुड को रिस्टोर करना है। तो ऐसे प्रोविजन हमारे डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में है, विच मींस जो भी हम लोग सुप्रीम कोर्ट में जो लोग जाके इसको पिटिशन कर रहे हैं या कह रहे हैं दैट गवर्नमेंट शुड गिव एक्स ग्रेटिया हेल्प टू पीपल हु आर इंपैक्टेड बाय द कोविड-19, इज समथिंग इज ऑलरेडी देयर इन द लॉ, लॉ में ऑलरेडी वो है। हाँ, ये अलग बात है कि ये स्टेट का डिस्क्रिप्शन है कि वो कितना रिलीफ प्रोवाइड करता है, या गवर्नमेंट का डिस्क्रिप्शन है वो कितना रिलीफ प्रोवाइड करता है। तो वी डू हैव सच प्रोविजन। सो इस पे बहुत अच्छा एमसीक्यू भी बन सकता है कि डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट में क्या ऐसे प्रोविजंस हैं, अगर हैं तो वो किस किस लेवल पर हैं। तो यू माइट गेट क्वेश्चन हियर। देखिए, यूपीएससी में जो क्वेश्चंस आएंगे प्रीलिम्स में के हो या मेन से क्वेश्चंस हो, दे माइट आस्क फ्रॉम बिटवीन द लाइंस। डायरेक्ट क्वेश्चंस यूपीएससी नहीं पूछता है। सो दे माइट आस्क फ्रॉम between the lines, they might ask from कि आप कितना चीजों को पढ़ रहे हो, कितना ऑब्जर्व कर रहे हैं। तो वी ऑल्सो वी नीड टू लुक एट कि क्वेश्चंस कहां से बन सकते हैं। सो इसको, इन प्रोविजंस को आप देख लीजिएगा, एंड दैट कंप्लीट्स आर्टिकल 1। सेकेंड आर्टिकल जो है ये इंडियन एक्सप्रेस से लिया गया है, री एग्जामिन एग्री एक्सपोर्ट बास्केट। सो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट इंडिया का के ऊपर ये आर्टिकल है, एंड ये बता रहा है आर्टिकल दैट एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जो है हमारा ओवर अ पीरियड टाइम डिक्लाइन हुआ है। तो जो भी वैल्यू ऑफ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट है, तो एक्सपोर्ट्स मान लीजिए हमारा, उसमें एग्रीकल्चर एक अच्छा कंपोनेंट है जहां पे हम बहुत सारे आइटम्स को एक्सपोर्ट करते हैं। सो आप देख सकते हैं सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट क्या करते हैं? राइस ऑलमोस्ट 21% राइस है, मरीन प्रोडक्ट 14%, स्पाइसेस यानी मसाला 9.5%, बफेलो मीट, शुगर, ये सारा प्रोसेस फूड, टी, कॉफी, ये सारे हमारे एग्री एक्सपोर्ट्स हैं। उसमें सबसे बड़ा कंपोनेंट राइस का है, फिर ये मरीन प्रोडक्ट्स का है, स्पाइसेस का है, कॉटन, रॉ मटेरियल इंक्लूड वेस्ट, ये सारे का है। बट अगर आप देखोगे तो राइस, मरीन प्रोडक्ट, ये बल्क जो है में काउंट होता है। अब हो क्या रहा है? द आर्टिकल इज मेंशनिंग या डिस्कसिंग दैट, जो भी हमारे एक्सपर्ट्स हैं, दे आर डिस्कसिंग दैट एग्री एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन हो रहा है, पिछले 5-7 साल से भी डिक्लाइन हुआ है। विच मींस अगर आप इसको देखते हैं, इसको देखिए, सो एग्री एक्सपोर्ट जो है 13-14 के बाद डिक्लाइन, 13-14 पे अपने पीक पर था और पिछले 1 डेकेड में लगातार बढ़ा, एंड 13-14 के बाद इट केम डाउन, देन इट केम अप, देन इट केम डाउन, बट अभी भी प्री यानी 13-14 के लेवल तक नहीं पहुंचा है। और हमारी जीडीपी या एक्सपोर्ट्स, तो एक्सपोर्ट्स का भी सिमिलर सिचुएशन है। एक्सपोर्ट्स भी हमारे जो 13-14 में थे उससे नीचे हो गए हैं, दे हैव नॉट गॉन अप, या फिर उस लेवल पे हैं, व्हिच मींस दैट वी हैव नॉट डन ओवरऑल इन द एक्सपोर्ट सेक्टर। लेकिन अगर हम बात एग्री एक्सपोर्ट्स की ही करते हैं तो एग्री एक्सपोर्ट्स हमारा डिक्लाइन हुआ है रादन, और ये एक अच्छा इंडिकेशन नहीं है। सो आर्टिकल ये बता रहा है कि एग्री एक्सपोर्ट्स डिक्लाइन क्यों हुए हैं, और इन डिक्लाइंस के रीजंस क्या हैं, और हमको आगे क्या करना चाहिए इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेटजी। So the agri exports touched $41 billion, registering a growth of 18% over the previous year. पिछले साल से 18% ग्रोथ हुआ है। Amongst the various agri exports, राइस नंबर 1 पे है, ऑलमोस्ट 21%। देखिए, ये इस पे एमसीक्यू बन सकता है बहुत अच्छा, तो इस आर्टिकल को ढंग से देखिएगा। इट इज फॉलोड बाय मरीन प्रोडक्ट, स्पाइसेस, बफेलो मीट, शुगर, ये सारे हमारे आइटम्स हैं। नाउ ट्रेंड क्या है? ट्रेंड ये शो कर रहा है कि एग्री एक्सपोर्ट्स हैव बीन रिमेन लोअर देन 13-14 में 43 बिलियन था, आज 41 बिलियन है। यानी हमारा एक्सपोर्ट जो है वो पिछले 7 सालों के अंदर बढ़ा नहीं है, रादर स्टैग्नेट है या नीचे चला गया है। और उस वक्त हमारा हाई एग्री ट्रेड सरप्लस भी था, ठीक है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट जो है वो ट्रेड सरप्लस भी था। अभी इस टेबल को फिर से देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अगर मैं बात करता हूँ 13-14 की, तो हमारा इंपोर्ट कितना था? ये था इंपोर्ट लगभग $10 बिलियन, 10 या 13-14 जो भी मान लीजिए, और हमारा ये तो 43 था, तो 43 माइनस 12-13 जो भी है, $27 बिलियन का जो हमारा ट्रेड सरप्लस था। ट्रेड सरप्लस मतलब एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट को हम ट्रेड सरप्लस कहते हैं। इंपोर्ट मतलब हम बाहर से ला रहे हैं, एक्सपोर्ट अपना आइटम सेल कर रहे हैं। तो ट्रेड सरप्लस इज गुड बिकॉज ट्रेड एक्सपोर्ट्स में हमारे कंट्री में क्या डॉलर इनकमिंग होता है, जो भी हम अपना सामान बेचते हैं तो इंटरनेशनल ट्रेड डॉलर्स में होता है, तो डॉलर हमारे इंडिया में आएगा यानी पॉजिटिव रहेगा एक्सपोर्ट से, और इंपोर्ट से हमको डॉलर में पेगा। इंपोर्ट मतलब हम बाहर से सामान खरीद रहे हैं, तो इंपोर्ट से हमारा डॉलर नेगेटिव होगा।
यानी हमारा, तो अगर मैं बात करता हूं 2013-14 की, तो ह्यूज डिफरेंस था। हमें एक $27 बिलियन का सरप्लस था, यानी इतना हमारा नेट आया था ट्रेड में, एक्सपोर्ट इंपोर्ट की बात करता हूं, एग्रीकल्चर की। और आज की हम बात करते हैं तो आज भी है सरप्लस, आज भी सरप्लस है। आप देखिए यहाँ पे देयर इज अ डिफरेंस, क्योंकि हमारा एक्सपोर्ट, एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट ज्यादा है, इंपोर्ट हमारा कम है। लेकिन ये प्रॉब्लम है। अब इसमें क्या सवाल बन सकते हैं? यूपीएससी माइट आस्क यू अबाउट कि इंपोर्ट हम किन आइटम्स का करते हैं। आपको एक छोटा सा असाइनमेंट दूंगा, टुडे यू विल गो एंड चेक ऑन द गूगल दैट, you will go and check on the Google that की export, एक सेकंड बेटा, एक सेकंड। some स्टूडेंट्स का ही मैसेज है, उनको सेशन का लिंक नहीं मिला। सो अगर मैं बात करता हूं एक्सपोर्ट इंपोर्ट की, तो हमारा जो ट्रेड है वो सरप्लस हमारी इकोनॉमी के लिए अच्छा होता है, डॉलर आता है। लेकिन अब आपको ये देखना है कि इंपोर्ट्स किन किन आइटम्स का होता है, तो आप ये लिस्ट को चेक करिएगा। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे देता हूं। ऑयल सीड्स, पल्सेस, ठीक है। तो एग्री इंपोर्ट्स हमारे किन किन आइटम्स के हैं, एक्सपोर्ट का लिस्ट तो दे रखा है, बट टुडे यू विल गो एंड चेक द एग्री, बिकॉज इस पे एमसीक्यूज बन सकते हैं बहुत इजीली। नाउ सो हमारा एग्री एक्सपोर्ट जो है उस टाइम अच्छा था, और ये 20% ऑफ एग्री एक्सपोर्ट था हमारे टोटल जो है एग्री जीडीपी का। तो दैट इज समथिंग विच वाज देयर, बट अभी वो डाउन हो रहा है। इस देयर आर टू प्रॉब्लम्स, फर्स्ट इट इज गोइंग डाउन, सेकंड इज जो एक्सपोर्ट्स हम कर रहे हैं दोज आर नॉट गुड एनवायरमेंटली वो बिनाइन नहीं है। इट स्लिड टू 13.5% बाय फाइनेंशियल, यानी पहले 20% था हमारा, वो अब 13% हो गया है। दैट मीन्स हमारा टोटल जो एक्सपोर्ट्स हैं 13% जो है चला गया है। पहले 20% ऑफ जीडीपी था और अभी 13% आ गया, इंडिकेटिंग इंडिया इज लेस ग्लोबली कॉम्पिटिटिव एंड मोर प्रोटेक्शनिस्ट इन इंपोर्ट, प्रिज्यूमिंग इन द नेम ऑफ आत्मनिर्भर भारत। तो एक ऐसा क्यों कम हुआ है, उसके कारण बहुत सारे हैं। पहला कारण तो ये है दैट हमारे एक्सपोर्ट स्टैग्नेट हुए हैं, स्पेशली एग्रीकल्चर। सेकेंडली, वी हैव नॉट डाइवर्सिफाइड टू न्यू आइटम्स की तरफ हम नहीं गए हैं। थर्डली, हम एक प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी फॉलो कर रहे हैं। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसी मींस वी वांट टू रिड्यूस इंपोर्ट एंड वी वांट टू इंक्रीज डोमेस्टिक मे बी मैन्युफैक्चरिंग। इंपोर्ट को कम करके हम डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग बढ़ा रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव जिसको हम इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन कहते हैं। तो आत्मनिर्भर भारत इज अ विजन ऑफ द गवर्नमेंट अंडर विच गवर्नमेंट वांट्स टू इंक्रीज प्रोडक्शन इन इंडिया, और जो हमको चाहिए हम इंडिया में प्रोड्यूस करें, रादर हम बाहर से इंपोर्ट करें। बट दैट कम्स एट अ कॉस्ट कि आप बाहर से आइटम्स को आप रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो, और हम ट्रेड बैरियर्स पुट करते हैं, हम टैक्स बैरियर पुट करते हैं, हम और भी कोटास पुट कर सकते हैं। सो जो ट्रेड और नॉन ट्रेड बैरियर्स जो हम पुट करते हैं, दैट इज कॉजिंग थिंग्स हेवीली। सो ट्रेड बैरियर्स पुट करने का जो सबसे बड़ा जो चैलेंज हमें देखने को मिलता है वो ये रहता है दैट कि अगर आप ट्रेड बैरियर लगा रहे हैं तो दूसरा कंट्री भी आपके आइटम पे ट्रेड बैरियर लगाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं कि मैं साउथ एशिया से कुछ इंपोर्ट कर रहा हूं एग्री आइटम को, और मैं उस पे रिस्ट्रिक्शन लगाता हूं एंड आई इंक्रीज द टैरिफ रेट या इंपोर्ट ड्यूटी पे बढ़ा देता हूं। सो दे विल डू आल्सो दे विल डू द ऑपोजिट। वो लोग भी क्या करेंगे, हमारे आइटम्स को एक्सपोर्ट जो हो रहे हैं उस पर वो रोक लगाएंगे, बिकॉज दैट इज हाउ यू हैव टू बी, यू नो एक रेसिप्रोकल पॉलिसी होता है। हम आपको आपके एरिया में आप अपना इकोनॉमी खोलो, और हमारे एरिया में हम अपना इकोनॉमी खोलेंगे, एंड वी विल देयर विल बी रेसिप्रोसिटी। इस तरह से हम काम करेंगे। सो द आर्टिकल सेज इट इज हाई टाइम टू रिव्यू करंट एग्री ट्रेड पॉलिसीज अकम्पनिंग टैरिफ स्ट्रक्चर्स, यानी जो टैरिफ स्ट्रक्चर्स एग्रीकल्चर आइटम पे लगे हुए हैं स्पेशली इंपोर्ट्स पर, उसको रिव्यू करने की जरूरत है। लेकिन ये इतना आसान नहीं है। द प्रॉब्लम इज दैट कि बहुत सारे आइटम्स पे हम रोक लगा रहे हैं बिकॉज द चीप इंपोर्ट्स विल कम इन इंडिया। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, डेयरी प्रोडक्ट्स की बात करते हैं। अगर डेयरी प्रोडक्ट्स में अगर हम इंपोर्ट ड्यूटी हटाते हैं, बिलीव मी, बहुत सारा चीप जो है डेयरी आइटम इंडिया में आएगा, और हमारे जो डोमेस्टिक फार्मर्स हैं दे विल गेट इंपैक्टेड, डोमेस्टिक जो डेयरी से जुड़े हुए लोग हैं। द सेकंड प्रॉब्लम इट माइट बी, मैं बात करता हूं ऑयल सीड्स की, तो बहुत सारा हम जैसे हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, और हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं बट हम नहीं चाहते इंपोर्ट करना, तो हम टैरिफ ड्यूटी यानी टैक्स इंपोर्ट ड्यूटी बढ़ा देते हैं। सो अगेन दैट कंट्री माइट टेक इट नेगेटिव। अभी हमने देखा था मलेशिया के साथ हमारा कंट्रोवर्सी चल रहा था काफी टाइम तक लास्ट ईयर। इस तरीके से दैट इज द कंसर्न। बट एक और प्रॉब्लम है,
पाम ऑयल, यस, पाम ऑयल। तो एक और प्रॉब्लम है, सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्री एक्सपोर्ट इज अ कंसर्न। क्या एग्री एक्सपोर्ट जो अभी चल रहे हैं कैन इट बी सस्टेन? आज तो हम राइस कर रहे हैं, बट गवर्नमेंट राइस के प्रोडक्शन को कम करना चाहती है। गवर्नमेंट बाई पॉलिसी वांट्स टू रिड्यूस द प्रोडक्शन ऑफ राइस। ओके, तो फ्रॉम स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू वन मस्ट आस्क वेदर ग्रोथ रेट कैन बी सस्टेन। क्या हम लॉन्ग टर्म में, आज भी 20% है, नेक्स्ट 1 डेकेड 2 डेकेड में भी क्या हम सिमिलर लेवल पे राइस एक्सपोर्ट कर पाएंगे? Because if I say sustainability of such export from environmental point of view, environment के point of view से अगर हम बात करते हैं तो शायद ये सही नहीं है। वाटर कंजम्पशन की बात करते हैं, वाटर कंजम्पशन, इंडिया इज अ वाटर स्ट्रेस्ड कंट्री, हमारे पास पानी कम है, एंड पर कैपिटा अवेलेबल जो वाटर है वो 1951 से ऑलमोस्ट कह लीजिए 1/3 से भी कम हो गया है। इट इज वेल नोन दैट अ केजी ऑफ शुगर हैज वर्चुअल इनटेक ऑफ 2000 लीटर। आप 1 किलो चीनी जो मार्केट से खरीदते हैं, उस चीनी को बनाने में 2000 लीटर्स वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, यू कैन इमेजिन। और इंडिया हैज एक्सपोर्टेड 7.5 मिलियन टन ऑफ शुगर, मतलब 15 बिलियन क्यूबिक वाटर हमने यूज किया होगा। सिमिलरली अ केजी ऑफ राइस, 1 किलो ऑफ राइस, 1 केजी ऑफ राइस 3 to 5,000 लीटर्स वर्चुअल वाटर यूज करता है। वर्चुअल मतलब कि जब तक भाई क्रॉप जो है आप सो करते हो पूरे टाइम, राइट फ्रॉम द टाइम द सीड जाता है और जब तक आपके प्लेट तक खाना आता है, ऑलमोस्ट 3 to 5,000 लीटर्स जो है 1 kg ऑफ राइस पे हम करते हैं, डिपेंडिंग ऑन टोपोग्राफी, ये एवरेज है। कहीं कुछ नए राइस इंटेंसिफिकेशन टेक्निक्स है जहां पर जो वाटर रिक्वायरमेंट है वो कम भी है, बट ओवरऑल ये एवरेज की हम बात कर रहे हैं। राइस कल्टीवेशन कंट्रीब्यूट्स 18% ऑफ द ग्रीन हाउस एमिशन फ्रॉम एग्रीकल्चर। जो हमारे राइस के फील्ड होते हैं, पैडी क्रॉप जो होता है, वहां से मिथेन निकलती है, मिथेन गैस कम्स आउट। सो मिथेन गैस जो होती है वो एटमॉस्फेयर में जो भी सनरेज आती है उनको एब्जॉर्ब करती है और ग्लोबल वार्मिंग होती है, यानी जो टेम्परेचर होता है एवरेज अर्थ का वो बढ़ता है। तो ग्रीन हाउस गैस एक है जो कि ग्लोबल वार्मिंग में सपोर्ट करती है। दूसरा, गवर्नमेंट बहुत सारा पावर एंड फर्टिलाइजर सब्सिडीज प्रोवाइड करती है, जैसे पंजाब हरियाणा में या और भी स्टेट्स में। तो इसकी वजह से भी एक फोकस ऑन एग्री आइटम पे है, बिकॉज गवर्नमेंट आपको सब्सिडीज दे रही है, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री वाटर, सब्सिडाइज यूरिया। इससे क्या होता है, लोग एग्रीकल्चर की तरफ जाते हैं, स्पेशली राइस, उन आइटम्स पे जिनको उनको हेल्प मिल रहा है। इफ सब्सिडीज आर विड्रॉन, राइस विल नॉट बी प्रेफर्ड एज अ क्रॉप द फार्मर। अगर ये सब्सिडीज को हटा ली जाए तो राइस को प्रेफर क्रॉप नहीं होगा। व्हाट इज द वे फॉरवर्ड, करना क्या चाहिए? वी शुड रीलुक एट द फार्मिंग प्रैक्टिस, और हम नए फार्मिंग प्रैक्टिस जैसे ऑल्टरनेट ड्राइंग, वेटिंग ड्राइंग मेथड हो सकता है, डायरेक्ट सीडेड राइस, माइक्रो इरिगेशन। तो इन सारों से हम एक सस्टेनेबल एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस ला सकते हैं। सस्टेनेबल मतलब ऐसा एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जिसको आप यूज करके वाटर कंजम्पशन या फिर एनवायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से वो जो है हेल्दी प्रैक्टिस हो सकता है। Farmers may be incentivized and rewarded to save water, switch from paddy and sugar to other less water guzzler crops. यानी फार्मर्स को ये देखना है कि हम पैडी, यानी पैडी मतलब राइस, और शुगर से हम ऐसे क्रॉप्स की जाएं जो वाटर कम कंज्यूम करता है, एंड रिड्यूस द कार्बन फुटप्रिंट, यानी जो कार्बन ग्रीन हाउस इफेक्ट है इसका वो हम कम करें। इट इज हाई टाइम पॉलिसी मेकर्स रिविजिट द एंटायर गैमेट ऑफ राइस एंड शुगर सिस्टम। होता क्या है, राइस को प्रोड्यूस करने गवर्नमेंट इंसेंटिवाइज करती है थ्रू एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उसी तरह से शुगर, अगर आप शुगर फार्मर हो तो आपको फेयर एंड रिन्यूएबिलिटी प्राइस, एफआरपी मिलता है। तो आप राइस को मार्केट में बेचोगे, मतलब गवर्नमेंट को बेचोगे, तो गवर्नमेंट आपको एमएसपी, एक मिनिमम प्राइस देगी, और वो प्राइस फार्मर्स को सपोर्ट करता है। और गवर्नमेंट जो है वो प्राइस जो पुट करती है 50% अबव प्रोडक्शन कॉस्ट होता है, यानी फार्मर को लॉस नहीं होगा इन दिस केस। सेम इज ट्रू विद शुगर ऑल्सो। शुगर के लिए दूसरा मैकेनिज्म उसको एफआरपी बोलते हैं। तो इससे क्या हो रहा है, इनका प्रोडक्शन तो बढ़ता है, बट इट कॉज द एनवायरमेंट को बहुत हेविली या नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। सो दैट इज द रियलिटी दैट वी कैन अंडरस्टैंड। At least in the case of rice, procurement will have to be limited to the needs of PDS, and within PDS it is high time to introduce the option of direct cash transfer. तो कुछ लोगों का कहना है कि हमको रिफॉर्म करना चाहिए। प्रोक्योरमेंट हम कितना करें, हम उतना ही फार्मर से खरीदे जितना हमको चाहिए हमारे राशन सिस्टम के लिए, या फिर जो हम फ्री फूड या चीप फूड दे रहे हैं हमारे मेजॉरिटी पॉपुलेशन को फूड सिक्योरिटी के लिए, बट हम ऑलमोस्ट डबल जो है फार्मर्स से प्रोक्योर करते हैं और उनको हम यूज नहीं कर पाते। और एक प्रोविजन ये है, क्यों ना हम उनको पैसा दें, हम कहें आप मार्केट में बेचो, तो फार्मर को मान लो गवर्नमेंट कहती है 1500 हम देंगे आपको, लेट्स से एमएसपी, और गवर्नमेंट का कोटा जो था वो फुल हो गया, गवर्नमेंट को इतना रिक्वायर्ड फुल हो गया। अब फार्मर जब गवर्नमेंट के पास जाएगा तो गवर्नमेंट कहेगी भाई आप मार्केट में सेल कर दो, और मार्केट में फार्मर को 1000 रुपीज मिल जाते हैं।
तो गवर्नमेंट ने कहा ठीक है, हमने एमएसपी हमने 500 1500 पुट किया, आपको प्राइस 1000 मिल गया, विच मीन्स का जो डिफरेंस है 500 रुपीज वो हम पे करेंगे, वो हम आपको आपको डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। इसके दो एडवांटेज है, फार्मर विल गो टू द मार्केट एंड सेल द आइटम, फर्स्ट थिंग, यानी गवर्नमेंट को वो प्रोक्योर नहीं करना पड़ेगा। दूसरा, गवर्नमेंट के ऊपर ये 1500 का बर्डन नहीं आएगा, सिर्फ 500 का बर्डन आएगा। तीसरी बात, सिर्फ 1500 का बर्डन नहीं है, जब फार्मर से गवर्नमेंट प्रोक्योर करती है, खरीदती है, उसके बाद तो प्रोसेस स्टार्ट होता है, उनको वेयर हाउस मेंटेन करना होगा, सेव करना होगा, ट्रांसपोर्ट करना होगा, वो उसके बाद वो शायद 6 महीना साल भर उसको रखेंगे, उतने पीरियड के लिए वेयर हाउसिंग के कॉस्ट जो है बियर करने होंगे, बहुत सारे इंसिडेंटल कॉस्ट होंगे जो उनको बियर करना होगा, और फिर इवेंचुअली जो है एंड में कई बार वो खराब हो जाता है तो वो पूरा पूरा लॉस हो जाता है। सो दैट इज वेयर, तो बहुत सारी कमिटीज का, एक्सपर्ट कमिटीज का एक स्कीम थी पीएम आशा, कोविड से पहले आई थी, उसका भी यही फोकस था कि हम किसी भी तरीके से करके हम ये गवर्नमेंट जो प्रोक्योर कर रही है स्पेशली वीट राइस को, उसको हम कम करें और फार्मर्स को इंकरेज करें कि आप मार्केट में बेचो और डिफरेंस हम दे पाए। इसका भी सिस्टम बन नहीं पाया है, दो द पॉलिसी इज डेफिनेटली इन प्लेस, बट वी हैव नॉट बीन एबल टू स्केल इट एट ऑल इंडिया लेवल। तो ये एक रियलिटी है। टू मेंटेन द सस्टेनेबिलिटी ऑफ एग्री एक्सपोर्ट, क्रॉप मस्ट बी प्रोड्यूस एफिशिएंटली विद मिनिमम सब्सिडीज। जो एक एवरेज इकोनॉमिस्ट है इंडिया का, इकोनॉमिस्ट आर प्रैक्टिकल पीपल, वो ये नहीं कहेंगे हाँ भाई लेट्स नॉट थिंक फ्रॉम इमोशन पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि ये जो एग्री एक्सपोर्ट्स हैं, सॉरी ये जो एग्री सब्सिडीज हैं, वो एक अनसस्टेनेबल लेवल पे पहुंच गए हैं, वी कांट सस्टेन देम फॉर लॉन्ग। इसीलिए गवर्नमेंट रिजिक कर रही है पॉलिसीज को, नए पॉलिसी लाने की कोशिश कर रही है। गवर्नमेंट कह रही है फार्मर्स को कि भाई आप थोड़ा अपना जो क्रॉपिंग पैटर्न है उसको चेंज करो, मूव इट फ्रॉम व्हीट राइस टू अदर आइटम, क्योंकि एक तो आप प्रोड्यूस वो आइटम कर रहे हो जो ऑलरेडी हमारे पास है, विच वी डोंट नीड, और वी लीड इट इन लिमिटेड मैनर। द सेकेंड प्रॉब्लम इज दैट हमको जो चाहिए, द डिमांड ऑफ फूड आइटम्स दैट वी रिक्वायर इन इंडिया, वो ऑलरेडी प्रोड्यूस नहीं हो रही, हमको इंपोर्ट करना पड़ता है, जैसे पल्सेस हो गया या फिर ऑयल सीड्स हो गए। तो जब इनको इंपोर्ट करते हैं कॉस्ट भी ज्यादा नेचुरली बढ़ जाता है। तो गवर्नमेंट चाह रही है कि भी आप डाइवर्सिफाई करिए, और इसीलिए अभी आप देखोगे एमएसपी की जो पॉलिसीज जो रिजिक कर रही है गवर्नमेंट, और उसमें वो कोशिश कर रही है, उसमें जो एमएसपी जो बढ़ाया है वो उन क्रॉप्स में बढ़ाया, ऑयल सीड्स में ज्यादा बढ़ाया, पल्सेस में ज्यादा बढ़ाया, व्हीट राइस में बढ़ाया लेकिन कम बढ़ाया है, बिकॉज गवर्नमेंट वांट दैट फार्मर शुड मूव टू दोज क्रॉप्स विच वी हैव एक्चुअल डिमांड, जिसकी डिमांड हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन से मीट नहीं कर पा रहे हैं। सो दैट इज द रियलिटी। एंड एक और व्यू है कि आप सब्सिडीज को लिमिट करो, कम करो, खत्म करो, हटाओ, ऐसा भी कहना है। ओनली टाइम विल टेल। एक बहुत ही सेंसिटिव इशू है, बिकॉज फार्मर्स की जहां बात होती है इंडिया में इमोशन जुड़ जाता है, और रियलिटी भी है, फार्मर्स आर डेफिनेटली एट द चैलेंजिंग फेज, बिकॉज फार्मर जो एवरेज फार्मर इनकम है वो एक नॉन फार्मिंग कम्युनिटी कंपैरिजन में ऑलमोस्ट 1/5 1/6 है, एंड 50% पीपल डिपेंड ऑन फार्मिंग। So that is a big challenge, and that is where government will have to tread the path very cautiously. So that is all about agri export. तो आपको एक मोटा मोटा आइडिया लगा एग्री एक्सपोर्ट्स के बारे में, एग्री एक्सपोर्ट्स में कैसे डिक्लाइन हो रहा है या स्टैग्नेटेड है, और हम कैसे डाइवर्सिफाई करें अपने प्रोडक्शन को ताकि सस्टेनेबल एग्रीकल्चर की तरफ मूव कर पाए। So that is about the second article. The third article is about the recent rule 2020। तो पॉलिसी क्रीप एक आर्टिकल आया है जिसमें ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हैज कम विद द कंज्यूमर प्रोटेक्शन रूल्स फॉर ई कॉमर्स। तो ई कॉमर्स यानी जैसे हमारे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजन हो गए, या फिर टाटा क्लिक हो गया, या जितने भी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस वक्त। तो इनके लिए हमें न्यू जो है रूल्स लाने हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के लिए। ई कॉमर्स इज ग्रोइंग, स्पेशली कोविड में तो मतलब सेवियर है, लाइफ सेवियर है ई कॉमर्स। आप बाहर जा नहीं सकते हो, और ई कॉमर्स का जो मार्केट है इट माइट रीच $200 बिलियन बाय 2026। $200 बिलियन मतलब आप समझ लीजिए ऑलमोस्ट मे बी 7-8% ऑफ द जीडीपी। इंक्रीजिंग प्रोमिनेंस ऑफ ई कॉमर्स क्यों हो रहा है? बिकॉज उसकी डिमांड है, इजी है, और ई कॉमर्स में आपको बहुत सारे फैसिलिटीज मिलते हैं, बेनिफिट्स मिलता है, फ्लैश सेल होता है, डिस्काउंट्स ऑफर होते हैं। तो इसकी वजह से लोग ई कॉमर्स की तरफ मूव कर रहे हैं, एंड ब्रिक एंड मॉर्टर जो शॉप्स हैं उनको हैवी कॉम्पिटिशन देखने को मिल रहा है। तो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 came into force in July 2020, and consumer protection e-commerce rule were subsequently notified. तो लास्ट ईयर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 में आया था, जिसमें जागो ग्राहक जागो और कंज्यूमर प्रोटेक्शन पे जो है बहुत सारे प्रोविजंस आए थे, गवर्नमेंट ने रेगुलेटर भी बनाया था। अब उसको हम ई कॉमर्स को भी उसके एरिया में लेकर, मतलब ई कॉमर्स विल आल्सो कम इन द डोमेन ऑफ दैट। फर्स्ट, द आर्गुमेंट्स इन फेवर, व्हाई डू वी नीड टू रेगुलेट द ई कॉमर्स? ई कॉमर्स को रेगुलेट करना बहुत जरूरी है, because there have been concerns over the business practices, और fortunately unfortunately मैं और लोगों ने मतलब मैं आपको बताऊं,
लास्ट ईयर कोविड टाइम पर हमने कुछ पैकेज ऑर्डर किया और वो पैकेज डिलीवर शो कर रहा था। बाद में हमने अमेजन को कांटेक्ट किया एंड दैट वाज जब हमने ऑनलाइन क्लास स्टार्ट किया था, तो हमने सारे फैकल्टीज को डिजिटल पेन जो है कोरियर कराया घर पे। तो उसमें से कुछ एक डिजिटल पेन डिलीवर नहीं हुआ, तो वी रेज्ड कंप्लेंट ऑन अमेजन कि भाई ये डिलीवर नहीं हुआ, जबकि वहां पे डिलीवरी, वहां पे बोला कि हाँ भाई वहां पे लोगों ने उसकी डिलीवरी ले ली है। उस टाइम होम डिलीवरी अलाउड नहीं था, तो आप मार्केट, आप गेट पे ही एक जगह लोग कलेक्ट कर लेते थे। बट द प्रॉब्लम वाज दैट इट वाज नॉट डिलीवर्ड एंड इट कॉस्टेड अस। हमने बहुत कोशिश करी, अमेजन कांटेक्ट किया, कोशिश किया कि भाई आप इसको रिजॉल्व करो, नो रिप्लाई, रिप्लाई भी नहीं आया, वी हैड नो ऑप्शन। सो दिस इज एग्जांपल ऑफ पुअर बिजनेस प्रैक्टिस। आप कोविड टाइम में भी अगर डिलीवर कर रहे हो, हाउ डू यू इंश्योर दैट इट इज डिलीवर्ड टू द राइट पर्सन? आज ओटीपी के तरीके हैं और बहुत सारे मेजर्स हैं जो आ गए हैं, शायद उस वक्त नहीं थे। तो ये एक अच्छा प्रैक्टिस नहीं है। सो रेगुलेटिंग ई कॉमर्स इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज दे हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ प्राइवेट प्रैक्टिसिंग प्राइसिंग प्रैक्टिसेस के साथ साथ डिलीवरी प्रैक्टिसेस भी उनके कई बार क्वेश्चन में आ जाते हैं। तो प्राइसिंग प्रैक्टिसेस में सेलेक्ट फेवर्स को वो प्रमोट करते हैं इन द कॉस्ट ऑफ अदर, यानी अब दीज आर इंटरमीडिएट, वो किसी खरीदेंगे और फिर आपको दे देंगे, और बीच में इंटरमीडिएट की तरह वर्क करते हैं। तो दे माइट फेवर सर्टेन सेलेक्ट सेलर्स और उनसे वो हैवी डिस्काउंट भी लेते हैं एंड दैट वर्क्स फॉर देम। Their deep discounting policies have adversely impacted offline retailers और ये इससे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस हो रहा है। तो भाई आप बहुत डिस्काउंट कर रहे हो और अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है। पिछले 2 साल में तो काफी कम हो गया है, बट स्टिल इट इज देयर। दूसरा है, द प्रपोज अमेंडमेंट विल स्ट्रेंथन द रेगुलेटरी रिजीम टू कर्ब अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस। ट्रांसपेरेंसी आएगी, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस कम होंगे, और ये जो फ्लैश सेल्स होते हैं, इस दिन पे 4 दिन तक आपको डिस्काउंट मिलेगा, डीप डिस्काउंटिंग होते हैं, वो कम हो जाएगा। और क्योंकि इससे क्या होता है, फ्री एंड फेयर कंपटीशन जो है मार्केट में नहीं आ पाता है। तो दैट इज द बेसिस ऑफ रेगुलेटिंग ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म। Okay. There has been massive increase in number of consumer complaints. E-commerce topped the National Consumer Helpline. Complaints बहुत ज़्यादा हैं. The amendments are aimed at protecting the interests of the consumers. The provision of mis-selling and fallback of liability empower the consumer. यानी मिस सेलिंग कर रहे हो आप, गलत इंफॉर्मेशन देके आप जो है आइटम को परचेज कर रहे हो। मैं आपको बताऊं, मैंने अभी 10 दिन पहले अमेजन फ्लिपकार्ट से टी शर्ट जो है ऑर्डर करी, और उस टी शर्ट में यूसीबी की टी शर्ट थी। एक्चुअली डिस्काउंट्स, हैवी डिस्काउंट्स ऑफर हो रहे थे, तो वो यूसीबी की टी शर्ट थी। जब वो टी शर्ट आई, तो वो टी शर्ट में जो जो टैग लगा था वो यूसीबी का था, और टी शर्ट जो थी उस पर जो वो टी शर्ट एरो की थी। कैन यू बिलीव दैट? और जो क्वालिटी जो था वो नेचुरली क्वेश्चन। तो आप मतलब आपको लगता है ये तो फेक है भी, किसी का भी आपने किसी आइटम को कुछ भी आपने टैग लगा दिया, हम कैसे ट्रस्ट करें? हाउ डू वी ट्रस्ट? एक शोरूम में जाते हैं तो आई यू नो दैट ये शोरूम है शायद आप, और शोरूम की क्रेडिबिलिटी, आप शोरूम कभी भी जाके उनको क्वेश्चन कर सकते हो। ये अलग बात है कि थोड़े ई कॉमर्स में भी आप इजीली रिटर्न कर सकते हो और पैसा तुरंत रिफंड हो जाता है, ऑल दीज थिंग्स आर देयर। बट मिस सेलिंग में, सेलिंग गुड्स एंड सर्विस एट डेलिबरेट मिस रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, वो उसको जो है उस वैसे प्रैक्टिस को कब करना जरूरी है। सो दीज आर बेसिकली वेज थ्रू विच कंज्यूमर इंटरेस्ट कैन बी प्रोटेक्टेड। देखिए, किसी भी सिस्टम के अपने पिटफॉल्स होते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ब्रिक एंड मॉर्टर के पिटफॉल्स नहीं है। ई कॉमर्स इज गोइंग टू स्टे हियर, बट वी नीड टू रेगुलेट एंड वी हैव टू, जो जेन्युइनली जो अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस है उनको कंट्रोल करना जरूरी है, और एक फेयर कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट भी देना बहुत जरूरी है। आज की मैं बात करूं तो ऑटोमोबाइल सेक्टर हो गया, या फिर सॉरी कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर हो गया, इन जगहों पर मैंने देखा है कि अब ऑनलाइन ऑफलाइन में बहुत फर्क नहीं रह गया। इनफैक्ट कई जगह आपको ऑफलाइन में सस्ता मिलता है। बट देयर आर आर्ग्यूमेंट्स अगेंस्ट ऑल्सो। एक आर्ग्यूमेंट है कि आप ओवर रेगुलेशन कर रहे हो और इस सिस्टम को, इस सेक्टर को ग्रो करने से आप रोक दोगे। सो गवर्नमेंट कीननेस टू एक्साइज ग्रेटर ओवरसाइट ऑफ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, ये डेट्रीमेंटल होगा लॉन्ग रन में, लॉन्ग रन में सही नहीं होगा। इट माइट इंपैक्ट द जॉब ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन इन दिस ई कॉमर्स सेक्टर। ये आर्ग्यूमेंट जो है इसके अगेंस्ट में है। और लेटेस्ट जो अमेंडमेंट्स हैं, दे आर एम्ड एट प्रिवेंटिंग डायरेक्ट सेलिंग वुड आल्सो एडवर्सली इंपैक्ट सेवरल प्लेटफॉर्म दैट रिटेल प्रोडक्ट्स आर सप्लाइड बाय वेंडर्स विद आर्म्स लेंथ टाइज। डायरेक्ट सेलिंग, आप कई बार ऐसा होता है कि कंपनी जो ई कॉमर्स फर्म्स हैं वो उस कंपनी को खरीद लेते हैं, बड़ी कंपनी से इनके पास पैसा बहुत होता है, और वो डायरेक्ट सेलिंग करते हैं, वो मोनोपोलाइज कर लेते हैं। तो इसको कुछ लोग इसको फेवर करते हैं, कुछ लोग कहते हैं नहीं सही, ठीक है, इसमें गलत क्या है। बट ओवरऑल आई पर्सनली सी दैट दीज थिंग्स वुड हैव अ डेट्रीमेंटल इम्पैक्ट, एंड जो इन प्लेटफॉर्म्स पे काम कर रहे हैं उनकी जो है उनकी लाइवलीहुड भी इम्पैक्ट हो सकती है। बट
कंज्यूमर इंटरेस्ट शुड बी एट द टॉप। किसी कंपनी का लाइवलीहुड इंपैक्ट होगा या बिजनेस इंपैक्ट होगा, मेरा पर्सनल मानना यह है कि कंज्यूमर इंटरेस्ट शुड ड्राइव एवरीथिंग। कंज्यूमर को आप अच्छा क्वालिटी दीजिए, अच्छा प्राइस दीजिए, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का ग्रीवेंस रिड्रेसल मैकेनिज्म होना चाहिए, टाइम बाउंड रेजोल्यूशन होना चाहिए। उसमें आप कहीं अगर कोई अगर गलत काम कर रहा है, अगर कंज्यूमर भी गलत काम कर सकता है, तो उसके चेक एंड प्रैक्टिसेस होने चाहिए। दैट इज समथिंग दैट वी हैव टू डू दैट। सो दैट कंप्लीट्स दिस आर्टिकल ऑन पॉलिसी क्रीप। तो एक मैक्रो पर्सपेक्टिव आप डेवलप कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं ना। एक आर्टिकल है जो काफी, बैंक गेट 8441 करोड़ फ्रॉम ईडी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने नीरव मोदी, विजय माल्या एंड चोस्की, मेहुल चोस्की चोक्सी के जो है एसेट्स को बेचकर इतने पैसा को रिकवरी किया है। एंड दीज फ्रॉड्स हैव बीन कनेक्टेड बाय द बिजनेसमैन। तो जो लॉसेस थे वो 22,000 करोड़ के थे, बट उनमें से ऑलमोस्ट 40% हमने लॉसेस को रिकवर किया है, बेस्ड ऑन द केसेस फाइल्ड बाय सीबीआई, ईडी एंड टेकन मनी लॉन्ड्रिंग प्रूफ। इन्होंने बैंक से पैसा लिया और बैंक से पैसा लेके जिन एरिया में स्पेंड करना था वहां स्पेंड न करके उन्होंने उसको हवाला के थ्रू बाहर भेज दिया। ओके, सो ED, the enforcement directorate, unearthed a complex web of domestic and international transactions, stashing of asset abroad by accused person and their associate। और इन्होंने क्या किया, डमीज और मनी लॉन्ड्रिंग के पूरे प्रैक्टिस के थ्रू उन्होंने पैसे को रोटेट करके उन्होंने बाहर साइफन किया, फिर बाहर प्रॉपर्टीज खरीदी। एंड दैट इज द प्रॉब्लम इज बाद में वो उसको वापस नहीं कर पाए। So ED transfer attached share of 6,000 crore, 6,600 crores to State Bank led India Consortium। तो सिर्फ माल्या साहब का 600 करोड़ का जो है शेयर बेच के रिकवरी हुई है बाय डेट रिकवरी ट्राइब्यूनल। एंड एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट भी भेजा गया है टू यूके, टू माल्या एंड मिस्टर मोदी, एंड एंटीगुआ एंड बारबुडा फॉर मिस्टर चोक्सी। अब आप सोच रहे हो कि इतना आसानी से सब हो कैसे जाता था, इतना आसानी से ये सब हो कैसे जाता था, और ये क्या सही है? वेल, लेट्स गो लिटिल ऑन द प्रैक्टिस। और मैं बैंकिंग प्रैक्टिस के बारे में थोड़ा सा आपको डिस्कस करूंगा और वो उससे थोड़ा आपको पर्सपेक्टिव मिलेगा। अर्लियर जो बड़े बिजनेसमैन थे, आपने एक फाइनेंशियल फ्रॉड किया, या आपने फाइनेंशियल फ्रॉड किया तो बैंक को लॉस हुआ, फिर आपने एक लीगल क्वागमायर क्रिएट कर दिया। क्वागमायर मतलब दलदल, क्योंकि जब बैंक लॉस होगा तो बैंक इसकी रिकवरी कोशिश करेगी, और रिकवरी में वो बहुत सारे कोशिश करेगी कि भाई जिन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड किया उनकी कंपनी बेच दें, जमीन बेच दें, ये बेच दें। बट यहाँ पे लीगल क्वागमायर में कई बार ऐसा होता है कि मल्टीपल बोरोवर्स होते हैं, ठीक है। कंसोर्टियम ऑफ बैंक्स होता है। कंसोर्टियम ऑफ बैंक मतलब कि 4-5 बैंक ने मिलकर आपको, लेट्स से आपको 5,000 करोड़ मिला है, उस 5,000 करोड़ में से 5 बैंकों ने मिलकर दिया है। SBI ने आपको 4,000 करोड़ दिया है या 3,000 करोड़ दिया है, ठीक है। उसके बाद बैंक ऑफ इंडिया ने आपको जो है 700 करोड़ दिया है। इस तरह करके आपने 5,000 करोड़ जो है आपने कलेक्ट किए हैं। अब होता क्या प्रॉब्लम था, फाइनेंशियल फ्रॉड हुआ, बैंक को लॉस होने लगा, रिकवरी करने लगे। अब ये आपस में कंसोर्टियम लड़ना शुरू कर दे कि अभी हमको कैसे वापस लेना है, मुझे भी चाहिए। उसमें उनके लिए कोई एक प्रॉपर प्रोसेस नहीं था, या प्रोसेस था तो रेजोल्यूशन में ईयर्स लग जाते थे। तो ये फाइनेंशियल फ्रॉड बाद में जब बैंक की बुक्स खराब होती तो ये क्या करते थे, बाद में लोन को राइट ऑफ कर देते थे। राइट ऑफ का मतलब ये है कि लोन को हम माफ नहीं कर रहे हैं, बट लोन को हम अपनी बुक, जो जैसे मान ली हमारी फाइनेंशियल बुक है, अकाउंट कीपिंग है, तो वहां से उसको हम हटा देते थे। और ये गवर्नमेंट बाद में इसको जो है राइट ऑफ मान के, मान लीजिए 1,00,000 करोड़ का मैंने राइट ऑफ कर दिया, तो 1,00,000 करोड़ मतलब एक तरह से प्रैक्टिकली माफ हो गया। अब इसका प्रोविजन राइट ऑफ का ये है कि भाई बैंक ने जब राइट ऑफ किया तो बैंक के बैलेंस शीट में वो पैसा नहीं दिखाई देगा, मतलब बैंक के बैलेंस शीट से आप उसको हटा दोगे, लेकिन बैंक अपने तरीकों से, अपने मैकेनिज्म से उस पैसे की रिकवरी में लगी रहेगी। बट नॉर्मली राइट ऑफ इज लाइक अ लॉस, वो वापस पैसा नहीं आता है। तो इस तरह के प्रैक्टिस चलते थे, लोग फ्रॉड किए, बाहर चले गए, उसका रास्ता निकला, वापस कर पाए तो ठीक है, नहीं वापस कर पाए तो फिर वो चल रहा है, आदमी बाहर सेटल हो गया, हजारों करोड़ की बात है, मेरे पास सकारात्मक पैसा आ गया, बात खत्म हो गई। नेचुरली जब इन लोगों ने बैंक से लोन लिया होगा तो इनका ये ऑब्जेक्टिव नहीं था कि हम फ्रॉड करेंगे, बट चीजें उनके कंट्रोल से बाहर हो गई, लॉसेस हो गए, कई बार उन्होंने लोन लिया और बिजनेस जो है सरवाइव नहीं कर पाया। तो उसका प्रोसेस है कि भाई अगर आप लोन ले रहे हो और बिजनेस का पैसा वापस नहीं कर पा रहे हो तो बैंक अपना प्रोसेस जो है आपके जो भी असेट्स को बेच के जो है ले लेगा, और वो एक प्रोसेस फॉलो होता है।
डायनेमिक बदला जब आईबीसी कोड आया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016 में, और इस कोड से एक गेम चेंजर था ये कोड, क्योंकि इससे क्या होता है, जितने भी, अब यहाँ पे आप मल्टीपल लॉज फॉलो कर रहे हो, लीगल क्वागमायर मतलब आपने एक दलदल क्रिएट कर दिया लीगल का, 10 लॉ हैं और एक लॉ से नहीं डिफाइन हो रहा है। इन सारे लॉ को हटा के एक लॉ लाया गया, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। ठीक है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड यानी ऐसा लॉ जो रिकवरी के लिए एक प्रोसेस को टाइम बाउंड मैनर में 6 से 9 महीने में पूरा प्रोसेस को खत्म कर देगा। तो ये अच्छी बात है। ये अच्छी बात इसलिए है क्योंकि जो एग्जिट है या बैंक के लॉस रिकवरी है या कंपनी का एग्जिट है, ये सब चीजें आसान हो जाए। तो ये जो पुराने प्रैक्टिसेस थे जहां राइट ऑफ हो जाता था, उसको फॉलो हो रहा था, एंड दैट इज व्हाई देयर वाज अ काइंड ऑफ इम्प्यूनिटी। इम्प्यूनिटी मतलब उनको एक तरह से एक शेल्टर मिलता था जो बड़े बिजनेसमैन में जो उन्होंने फाइनेंशियल फ्रॉड्स करते थे। तो अब जो है वो चीजें थोड़ी मुश्किल हो गई हैं, बट ये पुरानी कहानियां हैं, पुराने अभी भी जो है इश्यूज सामने आ रहे हैं, एंड दैट इज व्हाट। तो ये हो गया, बैंक ने अपने एसेट्स को रिकवर किया। अब तो बहुत तुरंत तुरंत बेचना शुरू करते हैं, पहले तो सालों लग जाते थे, एसेट पड़ा रहता था, एसेट की वैल्यू 10 रुपए है वो 1 रुपए पहुंच जाती थी, तो बैंक की रिकवरी भी नहीं हो पाती थी। तो अब दैट थिंग हैज चेंज टुडे, एंड टुडे रिकवरी प्रोसेस तुरंत होता है। विश्वास मानिए, आप बैंक का पैसा लेके भाग तो नहीं सकते। Then there's a last article, today's last article talks about rural economy can jump start a revival. एक आर्टिकल था मिस्टर हिमांशु का, and he talked about कि कैसे रूरल इकोनॉमी को हमें इकोनॉमिक रिवाइवल कोविड सेकेंड वेव के बाद करने की कोशिश करनी चाहिए। सो ही सेड दैट ऑफिशियल क्लेम जो रिकवरी का है वो जो भी है, इट इज बेस्ड ऑन सम फ्लॉड आर्गुमेंट। अब मैं आपको एक कंसेप्ट समझाता हूँ जीडीपी ग्रोथ का। तो जीडीपी जब हम मेजर करते हैं, तो जीडीपी, अब मैंने कहा कि 2019 में मेरी जीडीपी का साइज जो था वो 3 ट्रिलियन था। ठीक है, फिर 2020 में वो जीडीपी श्रिंक कर गई, 7.3% नेगेटिव ग्रोथ हुआ। नॉर्मली पॉजिटिव ग्रोथ होता है, बट कोविड से नेगेटिव ग्रोथ हो गया और जीडीपी थोड़ी छोटी हो गई। फिर मैं 2021 में जाता हूं और फिर मेरा जीडीपी बढ़ता है। मैंने कहा कि इस साल जीडीपी 9.5% ग्रो करेगी, और मेरा जीडीपी जो है ये 2021 से 2022, और मैं मानता हूं कि 2022 में हम लोग शायद अगले 4-5-6 महीनों बाद मिलेंगे। वैक्सीन आप लोगों ने लगवा लिया है, नहीं लगवा लिया तो लगवा लीजिए। मैंने लगवा लिया है एक डोज कुछ दिन में लग जाएगा, 10 दिन के अंदर। तो शायद हम लोग वैक्सीनेट जब हो जाएंगे तो ये कोविड, पोस्ट कोविड वर्ल्ड में हम लोग जाएंगे। है, तो अब जीडीपी के पॉइंट ऑफ व्यू से 2019 में जीडीपी 3 ट्रिलियन था, उसका 7% नेगेटिव ग्रोथ हुआ, मतलब कि अब 3 ट्रिलियन से थोड़ा कम हो जाएगा। फिर यहां से फिर ग्रो करेगा, 2022 में होगा। अब लेकिन ये प्रॉब्लम इस ग्रोथ रेट में, बिकॉज ये जो हमारा ग्रोथ था, ये नेगेटिव ग्रोथ में एवरी ईयर जो बेस होता है करंट प्राइस पर होता है। यानी 2019 से जीडीपी ग्रो करती है या नेगेटिव ग्रो करती है, तो वो 3 ट्रिलियन हमारा बेस है। तो 3 ट्रिलियन जो है वो मे बी 2 पॉइंट, आप कैलकुलेट कर सकते हैं, मे बी जैसे 7 पॉइंट कितना हो जाएगा, 3 इंटू 93.92.7, यानी लगभग ये 2.8 ट्रिलियन हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा जीडीपी 2.8 ट्रिलियन हो जाएगा, हो गया है, जो अभी फाइनेंशियल ईयर में जो अभी डेटा आया है 2021 में, जो कोविड का फर्स्ट वेव के बाद, जो मतलब इन द फाइनेंशियल ईयर 2021। अभी हम लोग फाइनेंशियल ईयर 21-22 में चले गए हैं। तो अब ये जो ईयर है ये ग्रो करेगा। तो अब जो नेक्स्ट ईयर जो हमारा जीडीपी होगा वो ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होगा। ईयर ऑन ईयर ग्रोथ की हम बात करते हैं, मतलब अब 2019 का जीडीपी है हमारा, ये 2000 मान लीजिए 20 का जीडीपी है, और ये 2021 का जीडीपी है। तो 2021 का जीडीपी का जो ग्रोथ होगा वो इस बेस से कैलकुलेट होगा। 2020 का जो ग्रोथ था वो 19 के बेस से क्रिएट हो रहा था। तो जो ईयर ऑन ईयर होता है, यानी पिछले साल के कंपैरिजन में कितना ग्रो किया इकोनॉमी, इस साल के कंपैरिजन में कितना आगे ग्रो कर रहा है। तो अगर ये 9.5% ग्रो भी करता है, ठीक है, मान लीजिए मैं अगर इसको मल्टीप्लाई करता हूं 9.5% से, तो 2.78 इंटू 10909, तो ये लगभग 3.04 ट्रिलियन हो जाता है, यानी ऑलमोस्ट 3, यानी 2002 साल। आपने कहा ग्रोथ हमारी 9.5% है, लेकिन अगर हम एक्चुअल में देखें
तो 2019 से कंपैरिजन में जीडीपी लगभग उतनी ही है जितनी पहले थी। तो जो हमारा ईयर ऑन ईयर ग्रोथ होता है वो पिछले बेस ईयर से होता है। तो आपके जो डेटाज होते हैं ग्रोथ देखा जाए तो 2019 में जो हमारा जीडीपी था आज भी उतना ही है। 2021 जब खत्म हो जाएगा, दैट मींस मार्च 2022 में जो जीडीपी होगा वो मार्च 2020 में जीडीपी था उसके बराबर रहेगा। मतलब हमने 2 साल अपनी इकोनॉमी को बढ़ाया नहीं, इकोनॉमी स्टैग्नेट थी। तो यही वो आर्टिकल कह रहा है कि भाई अगर आप रियल टर्म में देखोगे तो हमारे जो ग्रोथ है वो बेस इफेक्ट की वजह से, बेस ईयर जो चेंज हो जा रहा है उसकी वजह से आपको ग्रोथ नंबर ज्यादा नजर आ रहे हैं। लेकिन ग्रोथ एक्चुअली रियल टर्म्स में प्री कोविड टाइम से ज्यादा इकोनॉमी बढ़ी नहीं, या फिर स्टैग्नेट है या कम भी हो सकती है। मान लीजिए अभी थर्ड वेव आ जाए जिसकी पूरी लाइकलीहुड है, क्योंकि 3-4 स्टेट्स में कोविड केसेस कम नहीं हो रहे हैं। एंड बिलीव मी वो कोविड केसेस आएंगे, खुशी की बात है। ठीक है, आपने दिल्ली में हम लोग भी चाहते हैं कि कोचिंग्स खुल जाए, लेकिन एक तरफ डर भी है। कोचिंग्स अगर खोल देंगे दिल्ली में और हम पहुंच गए और पता चला 20 दिन बाद, 1 महीने बाद फिर से कोविड आ गया, फिर बंद करना पड़ गया। अब वो बच्चे जो है सारा सामान 80%, 70-80% बच्चे बाहर से आते हैं, तो वो आके दिल्ली में स्टे करेंगे। और फिर वो हम भी इंस्टीट्यूट, हमारे जो टीम मेंबर्स हैं वो अपने अपने घरों में हैं या फिर अपने अपने स्पेस में बैठे हुए हैं, सब लोग रेगुलर आएंगे। एक आदमी को भी कोविड हो गया तो पूरा इंस्टीट्यूट को बंद करना पड़ेगा। अगर खुदा ना खास्ता कोई किसी के साथ कोई कॉम्प्लिकेशन हो गया तो हम कभी भी अपने आप को माफ नहीं कर पाएंगे। सो दैट इज द रियलिटी। तो अगर हम जीडीपी के पर्सपेक्टिव में बात करते हैं तो जीडीपी 2019 और 2021 में कोई बदलाव नहीं है, जीडीपी उतनी है। ग्रोथ नंबर्स आपको ज्यादा नजर आ रहे हैं क्योंकि लास्ट ईयर कंपैरिजन में जीडीपी नेगेटिव ग्रो की थी, एंड दैट इज अ न्यू बेस। तो न्यू बेस से आप कंपैरिजन कर रहे हो, एंड दैट इज नॉट राइट। सो जीडीपी ग्रोथ हैज बीन बेटर देन एस्टिमेटेड इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर. It is because of the methodological issue of underestimation of economic distress in the unorganized sector. तो उनका ये कहना है कि हमारा ग्रोथ जो कम नजर आ रहा है उसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि हमारी जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है उसका डेटा क्लियरली जीडीपी मेंशन नहीं है, जबकि जो इंपैक्ट है वो कहीं ज्यादा है। तो उनका कहना है कि ऑफिशियल एस्टिमेट में जो फॉर्मल इकोनॉमी है उसके तो बात हो रही है। जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है, मान लो डेली वेज लेबरर्स हैं या फिर छोटा मोटा आप बिजनेस कर रहे हो, ट्रेड कर रहे हो, आप कोई जीएसटी नहीं पे कर रहे हो या जीएसटी आपने रजिस्टर नहीं कर रखा है, तो ये इनफॉर्मल इकोनॉमी है। तो ये जो इनफॉर्मल इकोनॉमी है इसका जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है वो इसमें काउंट नहीं हो रहा है, और इनका मानना है कि जो इनफॉर्मल इकोनॉमी उसमें ज्यादा इंपैक्ट है। दूसरा, article also warns that economy has already suffered last year. Economic recovery will largely driven by base effect rather than real recovery. वो बेस इफेक्ट से इंपैक्ट हो रहा है, रियल रिकवरी नहीं हुई है। 2019 में जो जीडीपी था, आज भी जीडीपी हमारा लगभग, अगर हम 2021 में 2019 वाले डेटा पे पहुंच जाए तो भी हमारे लिए हम कहेंगे चलो भाई ठीक है, खराब नहीं हुआ। यानी बट 2 साल में कोई पॉजिटिव चीज नहीं हुई इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से। इकोनॉमी है स्टैग्नेटेड। इनफैक्ट अगर वो 8% ग्रो करेगा तो इकोनॉमी नेगेटिव ग्रोथ हो जाएगी। 2 साल कंपैरिजन की बात करते हैं तो economic recovery largely be driven by base effect rather than real recovery. The base effect refers to the effect that the choice of a basis of comparison or reference can have on the result of comparison between two data point. तो ये जब बेस ईयर चेंज होता है, जब नंबर चेंज होते हैं, तो आपके जो क्वालिफिकेशन जो परसेंटेजेस नंबर्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, तो इसको हम लोग बेस इफेक्ट कहते हैं। Then this article says कि continued slowdown इकोनॉमी में अभी भी है। There have been sharp decline in GDP, और उससे पहले जो प्री कोविड था, मान लीजिए 2019 में कोविड आया था, और 2019 में हमारा 17 में जो जीडीपी था वो 8% था। 8% से 4% ऑलरेडी आ गया था। यानी बिफोर कोविड हमारा जो 3 साल का जो ग्रोथ फेज था उसमें हम ऑलरेडी नेगेटिव ग्रो कर रहे थे। मतलब ग्रोथ रेट नॉट नेगेटिव बट ग्रोथ रेट केम डाउन, 8 से 4% हो गया था, और फिर कोविड आ गया। अब कोविड के बाद लोगों ने कहा इकोनॉमी कोविड की वजह से सफर कर रही है। इसमें कहीं कोई डाउट नहीं कि इकोनॉमी कोविड की वजह से सफर कर रही है, बट इवन बिफोर देयर वाज अ 3 ईयर ऑफ शार्प डिक्लाइन इन जीडीपी, इवन बिफोर द नोवेल कोरोना वायरस आया था। तो ये बता रहा है, और ये हम लोग इकोनॉमिक्स में जब क्लासेस होती थी कोविड से पहले तो मैं डिस्कस करता था कि इकोनॉमी के अंदर स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं। यानी स्ट्रक्चरल इश्यूज हैं, यानी मान लीजिए इकोनॉमी आपकी ग्रो कर रही है एवरी ईयर एट 7% से ग्रो कर रही है, बट एक टाइम के बाद वो 5% से ग्रो नहीं करती है। क्यों नहीं ग्रो कर रही? बिकॉज इकोनॉमी अपने उस पॉइंट पे सैचुरेशन में पहुंच गई है, एंड यू हैव टू रिफॉर्म द इकोनॉमी। तो रिफॉर्म जो थे वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की जरूरत है। मैं आपको बताता हूं क्या है। जैसे मान लीजिए हर साल एग्री ग्रोथ हो रही है। एग्री ग्रोथ हो रही है, एग्री ग्रोथ के पीछे कई कारण हैं भाई। एक तो लैंड एक इशू है कि लैंड को आप बेटर यूज कर रहे हो। दूसरा, प्रोडक्टिविटी आप हो रही है। तीसरा, मानसून आपके फेवरेबल है।
तो सारे फैक्टर्स अच्छे हैं तो आपका, बट एक टाइम के बाद लैंड तो बढ़ेगी नहीं, प्रोडक्टिविटी भी एक लिमिट तक बढ़ पाएगी, तो एग्री ग्रोथ आपकी स्टैग्नेट होने लगेगी। अब यहां से आपको एग्री ग्रोथ बढ़ाना है तो क्या करना होगा? लैंड आप बढ़ा नहीं सकते हो, आप कहोगे ऐसा करते हैं इस प्रोडक्टिविटी को हम 2 टाइम्स बढ़ाने की कोशिश करते हैं, और जब 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो एग्री ग्रोथ अगले अगले 10 साल के अंदर हम 2 टाइम्स कर देंगे, तो एग्री ग्रोथ जो स्टैग्नेट है वो बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। और ये जो मॉनसून डिपेंडेंसी है इसको भी कम करते हैं, और यहां पे हम इरिगेशन फैसिलिटी लेकर आ जाते हैं। तो जब इरिगेशन फैसिलिटी हम लेकर आते हैं, देन वो जो मॉनसून डिपेंडेंसी खत्म हो जाएगी। मॉनसून आया चाहे नहीं आया, मॉनसून आया तो पानी की जरूरत नहीं होगी, लेकिन मॉनसून नहीं आया तो मैं इरिगेशन से हम क्रॉप को हम इरिगेट करके हम क्रॉप को कर पाएंगे। और पोस्ट मॉनसून, हमारे यहाँ मॉनसून 4 महीने होता है, बारिश 8 महीने 4 महीने होती है, या 2 महीने 3 महीने होती है, और बाकी 9 महीने जो है ड्राई रहता है। तो जो पोस्ट मॉनसून एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं वो आसानी से कर पाएंगे, और हम मल्टी क्रॉपिंग कर पाएंगे। मल्टी क्रॉपिंग मतलब मल्टीपल क्रॉप्स को हम, मतलब विंटर में एक, समर में एक, बीच का जो टाइम होगा 3 महीना उसमें सब्जियां उगा लिया, तो इस तरह से करके हम 3-4 क्रॉप्स इन अ ईयर जो है हम कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली अभी एक क्रॉप या 2 क्रॉप हम कर पा रहे हैं। तो ये जो इरिगेशन है, अगर इसको हम इंप्रूव करते हैं, बट इरिगेशन को पूरे इंडिया इंप्रूव करना एक छोटा मोटा काम नहीं है। यू हैव टू मेक कनाल्स, यू हैव टू मेक एफिशिएंट माइक्रो इरिगेशन कल्चर, यू हैव टू एफिशिएंटली आपको वाटर शेड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट करने होंगे, वाटर का री हार्वेस्टिंग करना होगा, ये सारा काम आपको करना होगा, ये छोटा काम नहीं है। और मॉनसून कभी फेल होगा तो आपके इरिगेशन नेटवर्क, बैकअप नेटवर्क अच्छा होना चाहिए, ताकि मॉनसून की वजह से ड्रॉट, जो सूखा पड़ रहा है, उसका इंपैक्ट आपके ऊपर कम से कम हो या ना हो। तो अब ये प्रॉब्लम, अब हमारे यहाँ प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ रही है या फिर मॉनसून पे डिपेंडेंसी है, क्यों? क्योंकि हमारा इरिगेशन का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। आज भी ओनली 52% ऑफ इंडियाज लैंड इज इरिगेटेड, यानी आधा इंडिया का लैंड आज भी इरिगेटेड नहीं है, बारिश पे डिपेंडेंट है। यानी उस एरिया में आप सिर्फ एक ही क्रॉप ओपन कर को आप ग्रो करा पाओ। तो अब अगर मुझे इरिगेशन नेटवर्क पूरे इंडिया में डेवलप करना है, सो इट विल टेक इयर्स टू हैपन। और ये जो प्रॉब्लम है, दिस इज अ स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, और इसकी वजह से अगर हमारी ग्रोथ हैम्पर होती है तो हम कहेंगे देयर आर स्ट्रक्चरल इश्यूज इन द इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, ठीक है? और हमारी इकोनॉमी में स्ट्रक्चर में ही प्रॉब्लम है, मतलब कि इकोनॉमी नहीं बढ़ सकती है अनलेस अंटिल यू सॉल्व द बॉटलनेक। एक बहुत ही अच्छी 4 लेन हाईवे जा रही है, और ये 4 लेन हाईवे एक पतले से ऐसे एरिया में मिलती है, और फिर यहां से फिर चौड़ी रोड स्टार्ट होती है, ठीक है? अब आप कितना भी बढ़िया ये हाईवे बना लो, या कितना भी बढ़िया उससे कनेक्टेड हाईवे बना लो, जब तक ये इश्यू रिजॉल्व नहीं होगा, ये एक बॉटलनेक है, यहाँ रोड आपकी सकरी है, बॉटलनेक है। तो जब तक ये आपका बॉटलनेक, ये अगर ये हाईवे की कैपेसिटी एक्स है, या मान लीजिए 100 गाड़ियां हर मिनट यहां से निकल सकती हैं, यहां भी 100 गाड़ियां निकल सकती हैं, और यहां भी 100 गाड़ियां निकल सकती हैं, बट यहां पे अगर सिर्फ 50 गाड़ियां ही निकल सकती हैं, तो एक्चुअली हम 50 गाड़ियों को हम निकलने दे पा रहे हैं। तो हमारी कैपेसिटी 100 300 नहीं है, हमारी कैपेसिटी 50 है। तो अगर मुझे ये गोलंबर है, मान लीजिए, जहां पे मल्टीपल रोड्स मिल रही हैं, अगर इसकी कैपेसिटी जब तक 300 नहीं होगी, तब तक इसका हमें फायदा, इस अच्छी रोड का फायदा नहीं मिलेगा। दैट इज, ये एक स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम, एक बॉटलनेक है हमारी इकोनॉमी के अंदर। ऐसे इश्यू जो स्ट्रक्चरल हैं, एग्रीकल्चरल ग्रोथ इसलिए इंडिया में ज्यादा नहीं हो पा रही है, 3 से 4 तक स्टैग्नेट रहती है, बिकॉज देयर आर स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम्स। मॉनसून को ओवरकम करने के लिए आपको साउंड इरिगेशन प्रैक्टिस होना पड़ेगा, आपको प्रोडक्टिविटी बढ़ाने के लिए आपको नया एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस फॉलो करने होंगे, आपको सस्टेनेबिलिटी पे भी काम करना होगा, तो एन नंबर ऑफ थिंग्स करना होगा, और एलाइड सेक्टर्स को डेवलप करना होगा, एग्रीकल्चर से जुड़े हुए हैं, और उनसे आपको इनकम जनरेट करने की कोशिश करनी होगी। सो ये एक प्रॉब्लम है स्ट्रक्चरल, विच कैन नॉट बी सॉल्व ओवरनाइट। मैं क्या, कोई मोदी हो या फिर मनमोहन हो या कोई भी हो, इट विल हैव टू बी सॉल्व एंड इट विल टेक टाइम। आज सोचेंगे तो मे बी 10 साल बाद उसका आउटकम नजर आएगा, बिकॉज मैसिव इन्वेस्टमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको करना होगा, रिसोर्सेज में करना होगा, तब ये चेंज आएगा। तो उस टाइम जब हमारी इकोनॉमी 2017 से लेके 2017 से लेकर 2020 में, हमारी इकोनॉमी 2020 में जब डिप की थी, सो दैट वाज बिकॉज ऑफ स्ट्रक्चरल इश्यूज। लोग कहना था कि गवर्नमेंट रिफॉर्म्स तो कर रही है, बट कुछ ऐसे स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स करने होंगे जिससे इकोनॉमी को एक्चुअल फायदा नजर आएगा। बट वो स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स का जो फायदा है, that will not be visible in 1 or 2 years, because structural reforms को करने में काफी टाइम लगेगा, maybe few years, and the result that will come on ground, again it will take years. तो इसलिए reforms should be a continuous process। जो भी आप सुधार कर रहे हैं,
वो अर्थनीति में हो या कोई किसी भी पॉलिसी में हो, दैट हैज टू बी रेगुलर एंड कंसिस्टेंट. ओके, so that is the reality. So it says that now there was structural, it indicates the structural issues that can be plaguing the Indian economy. यानी हमको इसलिए गवर्नमेंट देखिए बहुत सारे रिफॉर्म्स कर रही है. The pandemic has only worsened the already fragile economy, and sharp decline in GDP was partly because a result of trend of the slowdown activity since then. तो 2017-18 से में हमारा ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ नीचे गया था. उसके दो मेजर कारण थे. एक तो था डीमोनेटाइजेशन, जहां पे जो वीक इकोनॉमी, जो वीक बिजनेस थे, जो स्ट्रक्चर्ड बिजनेस नहीं थे, छोटे बिजनेस थे, उनको हेवीली इंपैक्ट हुआ. बाद में 2017 जुलाई में जीएसटी आया, और जीएसटी की वजह से अडॉप्शन में बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आई, और उसकी वजह से प्रॉब्लम आई. सो द आर्टिकल सेज दैट इकोनॉमिक इंपैक्ट जो है इस पैंडेमिक का वो हेवीली है ऑन लॉस्ट जॉब्स एंड हाउस होल्ड इनकम, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि इकोनॉमिक रिकवरी हो. दूसरी बात, गवर्नमेंट के जो रिस्पॉन्सेज रहे हैं बहुत इनएडिक्वेट रहे हैं. गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर पैकेज में 10% तो प्रॉमिस किया, बट एक्चुअली ग्राउंड पे सिर्फ 1.2% ही रियल कह लीजिए कि जो है रियल स्टिमुलस के फॉर्म में हेल्प मिला, क्योंकि बाकी सारे जो हेल्प थे वो लोन के फॉर्म में हुए. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. मेरा बिजनेस डाउन है, मेरा बिजनेस पैंडेमिक से डाउन हो गया, मेरी फैक्ट्री बंद हो गई, बैंक वाले मुझे फोन कर रहे हैं, सर लोन दीजिए. मैंने कहा भाई फैक्ट्री बंद है, हम क्या करें? तो गवर्नमेंट तो फिर कहेंगे सर ऐसा करिए, आप 6 मंथ का मोरेटोरियम ले लीजिए या 1 ईयर का मोरेटोरियम ले लीजिए. अब आपका डेट था, मान लीजिए आपका 20 लाख आपका डेट था, और कहा कि इस डेट को आप पे तो नहीं कर पा रहे हैं, बट इसमें आप नेक्स्ट ईयर इसको पे करना. नेक्स्ट ईयर में 10% के हिसाब से अगर इंटरेस्ट जोड़ते हैं तो ये डेट जो है वो 20 या 22 लाख हो जाता है. अब नेक्स्ट ईयर जब बिजनेस स्टार्ट करोगे तो ऑलरेडी जो प्री कोविड टाइम में आपका जो डेट था उससे 10% डेट आपका ऊपर चला गया, और इससे जो आपके लोन का पीरियड है शायद उसमें थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाए, बट आपको कोई ऐसा बेनिफिट, आपके लिए फिर से एफर्ट करके कंपनी को रिवाइव करना होगा. और फिर आप कहोगे मुझे थोड़ा पैसा भी दो, मुझे एक एक्स्ट्रा एक न्यू लोन दो ताकि बिजनेस को हम वापस स्टार्ट कर पाए. तो आपने कहा, बैंक ने कहा सर आप 5 लाख और ले लीजिए. तो बेसिकली जो प्री कोविड मेरा डेट 20 लाख था एक रनिंग बिजनेस का, वो आज मेरा डेट जो है वो 27-28 लाख हो जाता है. तो एक बिजनेसमैन के लिए कोई ये डायरेक्ट हेल्प नहीं है. दिस इज नो हेल्प. इट इज अ रियलिटी दैट इट इज क्योंकि इससे तो उसका डेट और बढ़ रहा है. तो अगेन उसकी रिवाइवल के चांस, पोस्ट कोविड टाइम में इकोनॉमी रिवाइव करेगी इसकी गारंटी भी नहीं है. तो वो एक रिस्क भी है जो बिजनेसमैन को पता नहीं है कि वो ले सकता है या नहीं ले सकता है. सो द आर्गुमेंट सेज कि जो फिजिकल सपोर्ट है जो लास्ट टाइम कोविड टाइम में हुआ है बहुत लिमिटेड रहा है, especially in some areas. The article argues that government intervention to help small and medium enterprise and unorganized sector which bore the brunt are inefficient. उनका कहना है कि छोटा बिजनेस हो गया, एंटरप्राइज हो गया, उनको जो इम्पैक्ट हुआ है वो हेवीली इम्पैक्ट हुआ है. और मैं इसका टेस्टिमनी हूँ. जैसे हम लोग ऑफलाइन सेंटर्स, मेरे 2 सेंटर्स थे, वो दोनों क्लोज हो गए, और मेरी पूरी टीम को पे कट्स लेने पड़ रहे हैं. एवरीबडी राइट नाउ इज वर्किंग एट पे कट. उनके पास ऑप्शन नहीं है. हम लोग सभी लोग पे कट पे हैं. कुछ लोग तो हेवी पे कट्स पे हैं, जैसे वी पीपल, हमारे जो डायरेक्टर्स हैं, जो वी आर एट हेवी पे कट्स बिकॉज वी आर जस्ट वेटिंग फॉर कोविड टू गेट ओवर. साथ साथ मैं अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ. आई एम फ्रॉम अ बिजनेस फैमिली, और मेरे जो फैमिली बिजनेस है वो हेवीली इम्पैक्ट हुए हैं. हम लोग बैंक दौड़ रहे हैं, लोन रिस्ट्रक्चरिंग की बात कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं कि हाँ, क्योंकि बिजनेस हम स्टार्ट भी नहीं कर सकते हैं. सो दैट इज द रियल थिंग. हमारा कोई बिजनेस मॉडल ऐसा नहीं है जो ऑफलाइन मोड, ऑनलाइन मोड में वर्क करे. यू कांट एक्सपेक्ट इंस्टीट्यूट टू रन इन ऑनलाइन मोड. ऑनलाइन मोड इज जस्ट अ बेसिकली बेसिक सपोर्ट की तरह है. ठीक है, तो ये एक रियलिटी है, एंड दैट इज द इनसफिशिएंट रिस्पॉन्स फ्रॉम द गवर्नमेंट व्हिच हैज हैपेंड. देन नेक्स्ट इज इम्पैक्ट ऑन रूरल एरियाज. ये जो रूरल एरियाज पे कोविड का इम्पैक्ट है बहुत हैवी रहा है, एंड बिकॉज इट हैज इम्पैक्टेड हेल्थ एंड लाइवलीहुड. फर्स्ट वेव में हेल्थ को इम्पैक्ट नहीं हुआ था, लेकिन अभी जो है हेवीली इम्पैक्ट हुआ है. उनके जो प्राइवेट हेल्थ एक्सपेंडिचर्स हैं बढ़ गए हैं, खर्च बढ़ गए हैं, और जो भी लोन लिए हैं लोगों ने रूरल एरिया में, दे आर फ्रॉम नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंसेस. मतलब नॉन इंस्टीट्यूशनल सोर्सेज, मतलब आपने मनी लेंडर से लिया है, किसी फ्रेंड से ले लिया है, या जो मार्केट में पैसा बांटता है उससे आपने पैसा लिया है. सो these people are under heavy debt right now, और ये एक रियलिटी है रूरल इकोनॉमी की. मैं आपको बताऊं सिचुएशन बहुत खराब है. ऊपर बैठे लोग को पता भी है बात कि चीजें ग्राउंड पर अच्छी नहीं है. दूसरा, महंगाई बढ़ गई है. जस्ट गो आउटसाइड इन द मार्केट एंड सी द प्राइस ऑफ वेजिटेबल्स एंड ऑयल. आपकी जो नेसेसरी कमोडिटीज हैं वो आपकी परचेजिंग पावर, खरीदने की क्षमता के बियॉन्ड है. तो महंगाई जो बढ़ रही है वो भी एक फैक्टर है. एक तरफ आपकी महंगाई बढ़ रही है, दूसरी तरफ आपकी इनकम्स कम हो रही है और जॉब लॉसेस हो रही है.
जो रॉ मटेरियल के एक्टिव जो कॉस्ट है एग्रीकल्चर में वो भी बढ़ गए हैं, फर्टिलाइजर अभी कॉस्ट बढ़ गया था ऑलमोस्ट 40%, गवर्नमेंट ने उसका सब्सिडी बढ़ाया। तो दीज हैव इम्पैक्टेड हेविली द इनकम ऑफ द रूरल पॉपुलेशन, तो इससे भी रूरल पॉपुलेशन का इनकम इम्पैक्ट हुआ है। रूरल इकोनॉमी इंक्लूडिंग द एग्रीकल्चर इकोनॉमी कंटिन्यूज टू रिमोल क्रूशियल फॉर एनी इकोनॉमिक रिवाइवल। इनका कहना है कि अगर हमको इकोनॉमी को रिवाइव करना है तो रूरल इकोनॉमी को रिवाइव करना जरूरी है। अब मैंने जो देखा है पिछले साल, इनफैक्ट रूरल इकोनॉमी ही सर्वाइव कर रही थी, अर्बन इकोनॉमी was under very difficult situation under cloud, बट रूरल इकोनॉमी सर्वाइव कर रही थी। इस साल भी अगर चांस है तो रूरल इकोनॉमी को ही चांस है, बिकॉज मानसून अच्छे हुए हैं एंड क्रॉप का जो है प्रोडक्शन अच्छा हुआ है। द ओनली प्रॉब्लम इज दैट इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, महंगाई बढ़ी हुई है और उसकी वजह से और भी चैलेंज देखने को मिल रहे हैं। सो गवर्नमेंट को क्या करना चाहिए, पहला तो इस वैक्सीनेशन बढ़ाइए, और गवर्नमेंट टारगेट भी कर रही है कि 1 CR 15 जुलाई तक हम 1 CR वैक्सीनेशन करने का टारगेट करेंगे एवरी डे। विल सी हो पाता है नहीं हो पाता है। Then also provide fiscal support to rural areas in terms of direct income support to revive demand. लोगों के अकाउंट में पैसा डालिए ताकि डिमांड रिवाइव हो, और सब्सिडीज भी आप दे सकते हैं। ये कहना बहुत आसान है ये सारी बातें, बिकॉज गवर्नमेंट के फाइनेंसेस ऑलरेडी स्ट्रेस्ड हैं। एंड पर्सनली एज अ स्टूडेंट ऑफ इकोनॉमिक्स जब मैं गवर्नमेंट के फाइनेंस को देखता हूं तो मुझे बहुत कम होप नजर आता है, बिकॉज राइट नाउ हमारा जो गवर्नमेंट का घाटा है वो प्री कोविड लेवल पे 3.8% था फिजिकल डेफिसिट। इसको हम राजकोषीय घाटा कहते हैं, फिजिकल डेफिसिट। ये गवर्नमेंट का डेफिसिट है, यानी गवर्नमेंट के खर्चे और गवर्नमेंट की इनकम में 3% ऑफ जीडीपी का डिफरेंस है। और वो जब कोविड आया, जो अभी बजट आया, उसको 9.5% पहुंच गया है, और नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट का टारगेट इसको 6.8% लेके जाना है। 9.5% ऑफ जीडीपी, मतलब अगर मेरी जीडीपी 200 लाख करोड़ की है तो गवर्नमेंट कोविड से पहले 1 महीने पहले तक गवर्नमेंट का जो घाटा था वो लगभग 8 लाख करोड़ था, और अब वो घाटा 19 लाख करोड़ हो गया है। और नेक्स्ट ईयर गवर्नमेंट का टारगेट है कि उस घाटे को हम लोग मे बी 13-14 लाख करोड़ तक लेके आ जाए। तो गवर्नमेंट ऑलरेडी स्ट्रेस्ड है, अभी गवर्नमेंट ऑलरेडी इस डेफिसिट को बढ़ा नहीं सकती है, डेट को बढ़ा नहीं सकती है, और डेट को बढ़ाएगी तो देगी कहां से? टैक्स बढ़ाना पड़ेगा, और टैक्स बढ़ाने टैक्स ऑलरेडी टैक्स इनकम नहीं आ रहा, टैक्स बढ़ाएंगे तो लोग नाराज होंगे। तो ये सारे जो है क्लैरिटीज हैं। तो मे बी एक न्यू इकोनॉमिक इनोवेशन की जरूरत है, कैसे आप जंपस्टार्ट करेंगे। गवर्नमेंट कर रही है, ऐसा नहीं, बहुत सारी चीजें कर रही है, बट अगेन इट इज डेफिनेटली इज गोइंग टू बी चैलेंज। तो इस आर्टिकल का कहना है कि रूरल इकोनॉमी इज द ओनली सेवियर राइट नाउ, और यही जो है हमारे रिवाइवल को रीस्टार्ट करेगा, क्योंकि बिजनेस जो है स्टार्ट होने का जो है स्कोप कम नजर आ रहा है, स्पेशली इन करंट टाइम्स। सो एग्रीकल्चर कैन बी अ होप। तो किसी को डाउट है बच्चा, आप लोग चाहे, मैं आपको अनम्यूट कर रहा हूँ, यू कैन आस्क मी योर डाउट्स। तो किसी के क्वेश्चन है पुट कर सकते हैं आप। सो शुभम का कहना है, सर इट इज बिलीव दैट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इंस्टेड ऑफ ट्राइंग टू कट डाउन एक्सपेंडिचर मिनिमाइज फिस्कल डेफिसिट शुड ट्राई टू फॉलो स्टेप्स ऑफ यूएस गवर्नमेंट व्हिच कम आउट ऑफ। बिल्कुल सही बात है शुभम, आपकी बात सही है। एक सेट ऑफ इकोनॉमिस्ट का ये कहना है कि भी हमको सपोर्ट प्रोवाइड करना चाहिए, और सपोर्ट में गवर्नमेंट क्या करे, रुपए को प्रिंट करे, बहुत सारा पैसा प्रिंट करे, या कर्ज और ले, और वो लोगों के हाथ में पैसा दे। और जब लोगों के हाथ में पैसा आएगा, व्हेन पीपल हैव द मनी इन देयर हैंड, अब मान लीजिए आपके अकाउंट में 10,000 रुपए थे और सडनली वो 15,000 हो गए, क्योंकि 5,000 गवर्नमेंट ने दे दिए। अब आप ऐसे थोड़ी कि 5,000 उसको अकाउंट का मैसेज दिन भर देखते रहोगे, आप कहोगे हाँ भाई ये जो 5,000 एक्स्ट्रा आया है, अब मेरी खरीदने की क्षमता 5,000 बढ़ गई है, सो लेट्स गो एंड हैव अ पार्टी। पार्टी ना करो, बट एटलीस्ट बेसिक्स ऑफ लाइफ में और ज्यादा हम खर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स, तो वन वे इज दैट यू क्रिएट अ मैकेनिज्म वेयर पीपल के हाथ में पैसा आए, या आप जॉब क्रिएट करिए, या कुछ ऐसा करिए कि लोगों के इनकम सपोर्ट बढ़े, एंड दैट विल इंड्यूस डिमांड इन द इकोनॉमी। ठीक है, और आपको याद होगा डिमांड के 4 पिलर्स होते हैं। डिमांड कहां से आता है किसी भी इकोनॉमी के अंदर? डिमांड 4 एरिया से आता है। इसको वाई बोलते हैं, एग्रीगेट डिमांड। ये डिमांड पहला आता है कंजम्पशन से, दूसरा आता है इन्वेस्टमेंट से, तीसरा आता है कहां से आता है, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, और चौथा आता है नेट एक्सपोर्ट्स। तो पहला है प्राइवेट कंजम्पशन, यानी हम आप जो लोग कंज्यूम करते हैं, खर्च करते हैं, सामान नॉर्मल जो हमारे पूरे खर्चे होते हैं, वो प्राइवेट कंजम्पशन का पार्ट होते हैं। आई मतलब इन्वेस्टमेंट, अगर आप कर रहे हैं, आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, आप जो है जमीन खरीद रहे हैं, आप शेयर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो ये इन्वेस्टमेंट में आता है। इन्वेस्टमेंट या तो पब्लिक करेगी, यानी गवर्नमेंट कर सकती है, वैसे गवर्नमेंट का इन्वेस्टमेंट यहाँ आता है, बट पब्लिक मतलब कॉमन हमारे यहाँ जैसे लोग, या प्राइवेट कंपनीज या बिजनेसेस या फर्म्स इन्वेस्ट करते हैं। तो ये इन्वेस्टमेंट तभी होता है जब सेविंग ज्यादा होती है इकोनॉमी में। अभी आपकी इनकम कम हो गई है, तो कुछ लोग इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है कि जिनकी इनकम स्टैग्नेट है, उन्होंने अपनी सेविंग्स को बढ़ा लिया है, बिकॉज अनसर्टेनिटी है। तो ये सेविंग जो है फर्दर इन्वेस्टमेंट को जो है रिवाइव करता है।
तो जो भी ग्रोइंग इकोनॉमी होती है वहां पर सेविंग्स आपकी ज्यादा होती हैं और सेविंग्स इन्वेस्टमेंट को बूस्ट करता है। तो इकोनॉमी जो है डाउन हो रही है तो इन्वेस्टमेंट बढ़ने का चांस नहीं है और कंजम्पशन भी यहाँ पे कम हो गए। अभी आप क्या खा रहे हो? आप फल खा रहे हो। आज तक इतना फल आपने नहीं खाए होंगे जितने एक साल में फल खाए हैं। मुझे याद है मैं पिछले एक साल में मैंने ठंडा पानी एक दो बार पिया होगा। कैन यू बिलीव दैट? ठंडा पानी अभी इस साल में मैंने एक बार भी ठंडा पानी नहीं पिया है। कोल्ड ड्रिंक्स रेयरली पी रहे हैं आप, बिकॉज उससे गला पकड़ लेगा और कोविड इज समथिंग विच हैज टू बी अवॉइडेड। आप गर्म पानी पी रहे हैं। पिछले 15 महीने से गर्म पानी पी पी के जो है गले गले का मतलब फ्राई हो गया गला, बट दैट इज द रियलिटी। थर्ड इज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट कहाँ खर्च करती है। और चौथा है नेट एक्सपोर्ट्स। तो अभी डिमांड सिर्फ गवर्नमेंट से आ सकती है या फिर आपके हाथ में पैसा आएगा ना तो आप खर्च करोगे, और फिर उसको जब खर्च करोगे तो इन्वेस्टमेंट भी रिवाइव होगा। और एक्सपोर्ट्स ऑलरेडी अच्छा कर रहा है बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी के अंदर हमारे डिमांड जो है वो बड़े हैं। ठीक है। अभिजीत का कहना है इन्फ्लेशन 5-6% ठीक है। हाँ मतलब देखा जाए तो 4% है, उसका 4% क्रॉस होना सही नहीं है, बट 2 to 6% के बीच रहना चाहिए। और मेरे हिसाब से इन्फ्लेशन अभी और बढ़ेगा। चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का यह मानना है कि जो इन्फ्लेशन बढ़ा है उसका कारण यह है कि बिकॉज ऑफ द सेकेंड वेव सप्लाई डिमांड डिसरप्ट हुई है और उसकी वजह से कॉस्ट बढ़ा है। दूसरा एक ग्लोबल फैक्टर में ऑयल का कॉस्ट बढ़ा है, तो ये ओवर पीरियड टाइम कम होगा तो मे बी थोड़ा टेपर ऑफ होगा। तो ये कंसेप्ट समझ में आया सभी लोगों को, राइट? जो आपके डिमांड है इकोनॉमी के अंदर, ये कंजम्पशन से आते हैं, इन्वेस्टमेंट से आते हैं, गवर्नमेंट खर्चे से आते हैं और नेट एक्सपोर्ट से आते हैं। हमारा नेट एक्सपोर्ट तो बढ़ रहा है बिकॉज वर्ल्ड इकोनॉमी रिवाइव करेगी तो नेक्स्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगा। गवर्नमेंट के खर्चे बहुत ज्यादा बढ़े बिकॉज गवर्नमेंट इज द ओनली सेवियर। लेकिन जो बल्क ऑफ जीडीपी है, डिमांड है, वो यहां से आता है। 50% डिमांड सिर्फ हमारे आपके कंजम्पशन से आता है। सोचिए 130 करोड़ लोग हैं, जो कि अभी 140 हो गए होंगे अगर हेड काउंट होगा तो 130 करोड़ लोग कितना खर्च कर रहे हैं डेली बेसिस पे, उसी से डिमांड जनरेट होता है। वो 50% हमारी जीडीपी का है। सो दैट इज द ओनली वे जिससे हम सर्वाइव कर सकते हैं। सो ओनली टाइम विल टेल। एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। आज के लिए इतना ही काफी है। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है। ओके, सो दैट इज ऑल फॉर। एनी क्वेश्चन? किसी को डाउट है बच्चा पूछ सकते हैं।